वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चलता है कि कोई अणु जो इतना छोटा है कि दिखाई भी नहीं देता, असल में अंदर से दिखता कैसा है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक की बात करेंगे जो अणुओं के सीक्रेट कोड को क्रैक करके उनकी पूरी संरचना हमारे सामने रख देती है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? अणु मतलब इतने छोटे कि हम उन्हें सबसे ताकतवर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो फिर हम उनका नक्शा कैसे बना पाते हैं? हमें यह कैसे पता चलता है कि कौन सा एटम किससे और कैसे जुड़ा हुआ है? तो इसका जवाब मिलता है एक कमाल की तकनीक से, जिसका नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको ऐसे समझिए कि ये एक पावरफुल मशीन है जो अणुओं को उनकी अपनी सीक्रेट भाषा में बात करने पर मजबूर कर देती है और हमें बताती है कि वे अंदर से कैसे बने हैं। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, बस फर्क इतना है कि ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। तो ठीक है, आज के हमारे इस मिशन का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये सीक्रेट कोड है क्या, फिर जानेंगे कि एनएमआर सिग्नल कैसे काम करता है। उसके बाद स्पेक्ट्रम में छिपे 4 अहम सुरागों को पढ़ना सीखेंगे और फिर एथेनॉल के उदाहरण से एक असली रहस्य को सुलझाएंगे। और आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी नियमों को याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। इस कोड को समझने के लिए सबसे पहले इसकी भाषा को समझना होगा, और वो भाषा है एनएमआर सिग्नल। तो आखिर ये एनएमआर सिग्नल है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि हम अणु से एक सवाल पूछ रहे हैं। जब हम उसे एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस पर रेडियो तरंगे डालते हैं, तो अणु का नाभिक एक खास एनर्जी को सोख कर जवाब देता है। बस यही जो एनर्जी सोखी गई है, वही हमारा एनएमआर सिग्नल है। लेकिन एक मिनट, क्या अणु का हर हिस्सा बात कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो नाभिक सिग्नल भेज सकते हैं जिनमें एक खास प्रॉपर्टी होती है, यानी जिनका स्पिन 0 नहीं होता। इसीलिए प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन 1 और कार्बन 13 सिग्नल देते हैं, लेकिन कार्बन 12 जिसका स्पिन 0 है, वो बेचारा खामोश रहता है। ये सिग्नल बनता कैसे है? इसकी प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। कुल 4 स्टेप्स हैं। पहले, ये नाभिक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह काम करते हैं और बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में खुद को अलाइन कर लेते हैं। इससे 2 एनर्जी लेवल बन जाते हैं, एक लो और एक हाई। फिर रेडियो तरंगे एनर्जी देती हैं और नाभिक उस एनर्जी को सोख कर लो से हाई एनर्जी लेवल पर कूद जाते हैं। और बस यही जो छलांग है, इसी से वो सिग्नल बनता है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें सिग्नल मिल गया, तो हमें मिलता है एक स्पेक्ट्रम, और यहीं से हमारी जासूसी का असली काम शुरू होता है। इस स्पेक्ट्रम में छिपे होते हैं 4 अहम सुराग, जो हमें अणु की पूरी कहानी बता सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4। हमारी पूरी जांच, हमारी पूरी पहेली इन्हीं 4 सुरागों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये 4 बातें समझ में आ गई, तो किसी भी स्पेक्ट्रम का रहस्य सुलझाया जा सकता है। तो ये हैं वो 4 सुराग। पहला, सिग्नलों की संख्या, जो बताती है कि अणु में कितने अलग अलग तरह के प्रोटॉन हैं। दूसरा है सिग्नल की पोजीशन या केमिकल शिफ्ट, जो उनके आसपास के माहौल के बारे में बताती है। तीसरा है इंटीग्रेशन, यानी सिग्नल की इंटेंसिटी, जिससे प्रोटॉन की गिनती पता चलती है। और चौथा, स्प्लिटिंग पैटर्न, जो हमें पड़ोसियों के बारे में जानकारी देता है। चलिए दूसरे सुराग को थोड़ा करीब से देखते हैं, केमिकल शिफ्ट। ये कुछ नहीं, बस स्पेक्ट्रम पर सिग्नल की लोकेशन है, जिसे हम पीपीएम में नापते हैं। अब हर चीज को नापने के लिए एक 0 पॉइंट चाहिए होता है ना। एनएमआर की दुनिया में वो 0 पॉइंट है टीएमएस नाम का एक कंपाउंड, जिसे हम 0 पीपीएम मानकर चलते हैं। अब सवाल ये है कि सिग्नल की जगह बदलती क्यों है? सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। अगर नाभिक के चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक कवच की तरह काम करते हैं। नाभिक शील्डेड या सुरक्षित महसूस करता है और उसका सिग्नल अप फील्ड यानी कम पीपीएम की तरफ खिसक जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो नाभिक डी शील्डेड या खुला हुआ महसूस करता है और उसका सिग्नल डाउन फील्ड यानी ज्यादा पीपीएम की तरफ चला जाता है। अब आता है हमारा सबसे मजेदार और पावरफुल टूल, स्प्लिटिंग, जिसे हम N+1 रूल से समझते हैं। यह बहुत सीधा सा नियम है। एक प्रोटॉन का सिग्नल अपने पड़ोसियों से बात करता है और टूट जाता है। सिग्नल कितनी चोटियों में टूटेगा, यह उसके पड़ोसी हाइड्रोजन्स की संख्या यानी N पर निर्भर करता है। और नियम है पड़ोसी हाइड्रोजन की संख्या +1। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास CH3-CH2 ग्रुप है। अब CH3 ग्रुप के पड़ोसी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो N हुआ 2। N+1 रूल के हिसाब से इसका सिग्नल 2+1 यानी 3 चोटियों में टूट जाएगा। इसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। इसी तरह CH2 ग्रुप के पड़ोस में 3 हाइड्रोजन हैं, तो N हुआ 3।
इसका सिग्नल 3+1 यानी 4 चोटियों में टूटेगा, जिसे हम क्वार्टेट कहते हैं। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब वक्त है अपनी जासूसी स्किल्स को टेस्ट करने का, और हमारा केस है एथेनॉल। चलिए इस आणविक रहस्य को सुलझाते हैं। तो केस फाइल है एथेनॉल यानी CH3CH2OH। चलिए अपने पहले सुराग का इस्तेमाल करते हैं। सिग्नलों की संख्या। यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 अलग अलग तरह के प्रोटॉन हैं, एक CH3 वाले, एक CH2 वाले और एक OH वाला। क्योंकि तीनों का केमिकल माहौल अलग है, तो हम स्पेक्ट्रम में 3 अलग अलग सिग्नल मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। अब लगाते हैं हमारा सबसे मजबूत हथियार, N+1 रूल। CH3 के पड़ोस में CH2 है, जिस पर 2 हाइड्रोजन है, तो N=2 और हमें मिलेगा एक ट्रिपलेट। अब CH2 को देखिए, उसके पड़ोस में CH3 है, जिस पर 3 हाइड्रोजन है, तो N=3 और हमें मिलेगा एक क्वार्टेट। और आखिर में बेचारा OH, उसके पड़ोसी कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो N=0 और हमें मिलेगा एक सिंगलेट। देखा कितना आसान था? हमने बिना देखे ही पूरे स्पेक्ट्रम का खाका तैयार कर लिया। बहुत बढ़िया। अब हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इसे अपने जासूस की हैंडबुक समझ लीजिए, जो हमेशा काम आएगी। तो ये हैं वो 5 सबसे ज़रूरी नियम जो हमेशा याद रखने हैं। पहला, सिर्फ वही नाभिक सिग्नल देंगे जिनका स्पिन 0 नहीं है। दूसरा, केमिकल शिफ्ट को हमेशा ppm में मापा जाता है। तीसरा, हमारा यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट TMS हमेशा 0 ppm पर होता है। चौथा, स्प्लिटिंग को समझने की सबसे बड़ी कुंजी N+1 रूल है। और पांचवा, सिग्नल का इंटीग्रेशन हमें प्रोटॉन की सही गिनती बताता है। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि NMR स्पेक्ट्रम किसी भी अणु का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, बिल्कुल अनोखा। और अच्छी बात यह है कि अब हम इस फिंगरप्रिंट को पढ़ना जानते हैं। तो अब जब हम अणुओं के इस सीक्रेट भाषा को पढ़ सकते हैं, तो सोचिए अगला रहस्य कौन सा होगा जिसे सुलझाया जाए। क्योंकि विज्ञान की दुनिया ऐसे ही हजारों रहस्यों से भरी पड़ी है, जो बस सुलझाए जाने का इंतजार कर रहे हैं।